नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की परतें खोलेंगे जो सदियों से कहानियों, डर और रहस्य में लिपटी हुई है। पिशाच की दुनिया। नमस्कार। हमारे पास आज दो स्रोत हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं। एक है जंगल की रात, पिशाच किंवदंतियां और वास्तविकता से कुछ अंश, और दूसरी है पिशाच पूरा ज्ञान नाम की एक छोटी सी जानकारी पुस्तिका। जी। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर पिशाच की जो ये पूरी अवधारणा है, लोक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, और आज के समय में लोग इसे कैसे देखते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक वीरान जगह पर आप हों और अचानक लगे कि शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची, सारी ऊर्जा जैसे किसी ने खींच ली हो। तो ये सिर्फ थकान है या फिर कुछ और? चलिए इसी सवाल के आसपास जो मान्यताएं हैं उनकी पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और पिशाच की जो ये अवधारणा है वो भारतीय लोक कथाओं में काफी गहरी है। हाँ। अगर हम इन स्रोतों को देखें तो पिशाच को मूल रूप से एक ऐसी अलौकिक शक्ति या आत्मा माना गया है जिसका मुख्य काम है जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति, जिसे हम प्राण ऊर्जा या वाइटैलिटी कह सकते हैं। हाँ, प्राण ऊर्जा। उसे चूसना या सोखना। कुछ कहानियों में, जैसा एक स्रोत में इशारा है, इसे खून पीने से भी जोड़ा गया है, पर वो जीवन शक्ति खींचने वाली बात ज्यादा आम है। और ये सिर्फ जीवन शक्ति खींचने तक ही नहीं है, शायद इनके रहने की जगहों को लेकर भी तो कुछ खास बातें हैं। हाँ हाँ। स्रोतों में जिक्र है कि इन्हें अक्सर शमशान घाट या कोई वीरान खंडहर, पुराने पेड़, मतलब ऐसी जगह जहां कोई दुखद मौत हुई हो, बिल्कुल, वहां महसूस किया जाता है। तो ये सिर्फ भूत प्रेत जैसे ही हैं या पिशाच कुछ अलग है? इनकी कोई खास पहचान? नहीं, ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि पिशाच सिर्फ एक भटकती आत्मा जैसा नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी प्रकृति ज्यादा विनाशकारी मानी गई है, परजीवी जैसी। परजीवी मतलब दूसरों पर निर्भर। हाँ, जहाँ कोई सामान्य भूत प्रेत शायद किसी जगह या इंसान से जुड़ा हो और उसका मकसद कुछ और हो सकता है, लेकिन पिशाच का तो मूल मकसद ही जीवित ऊर्जा को छीनना है। और इन्हें ज्यादातर रात के समय सक्रिय माना जाता है, जब दुनिया सो रही होती है, अंधेरा घना होता है। एक स्रोत तो कहता है कि ये अंधेरे और वीराने के प्रतीक हैं। तो ये बनते कैसे हैं? मतलब क्या कोई भी मरने के बाद पिशाच बन जाता है या कोई खास वजह होती है इसके पीछे? लोक कथाएं क्या कहती हैं इस बारे में? लोक कथाएं और हमारे स्रोत वो कई तरह की बातें बताते हैं इस पर। सबसे आम धारणा तो ये है कि अगर किसी की मौत बहुत दुखद हुई हो, अपमानजनक तरीके से, मान लीजिए हत्या हुई हो, तो उसकी आत्मा अतृप्त रह जाती है, भटकती रहती है। इसी तरह अगर कोई इंसान बहुत तीव्र अधूरी इच्छाओं के साथ मरे, या बहुत ज्यादा गुस्सा, लालच या बदले की भावना मन में लिए हुए मरे, तो उसकी जो ऊर्जा है वो विकृत होकर पिशाच का रूप ले सकती है। यानी सिर्फ मौत का तरीका ही नहीं, बल्कि मरते वक्त जो मन की हालत थी, भावनाएं थी, वो भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये असल में अधूरी और नकारात्मक ऊर्जा का एक पुंज होते हैं। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने जीवन में बहुत ज्यादा पाप कर्म किए हों, या फिर कुछ खास किस्म के तांत्रिक अनुष्ठान गलत तरीके से किए हों, या उनका गलत इस्तेमाल किया हो, अच्छा, तो वो भी मरने के बाद पिशाच योनि में जा सकता है। यह मूल रूप से असंतुष्ट, अतृप्त और नेगेटिव एनर्जी का वो रूप है जो दूसरों की ऊर्जा छीन कर ही बना रह सकता है। ये तो काफी गंभीर बात लग रही है। अच्छा, चलिए अब उन अनुभवों पर आते हैं जिनका जिक्र पिशाच से जोड़ा जाता है। हाँ। हमारे एक स्रोत में वो रवि और अनिल की कहानी है ना? हाँ, वो जंगल में गए थे। हाँ, वो कहानी। और अनिल को एकदम से अजीब सी थकान लगा जैसे गले पर किसी का हाथ है, सांस फूलने लगी। बाद में गांव वालों ने भी बताया कि जानवर अजीब बर्ताव कर रहे थे, लोगों में अचानक कमजोरी आ रही थी। जी। तो क्या ये सब पिशाच के वो कथित लक्षण हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं? हाँ, ये अनुभव उन लक्षणों से काफी मिलते जुलते हैं जो पारंपरिक तौर पर पिशाच से जोड़े जाते रहे हैं। स्रोतों के हिसाब से सबसे मुख्य लक्षण है रात के समय या किसी खास जगह पर अचानक और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। बहुत ज्यादा? हाँ, जैसे शरीर से सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। ये वो रोजमर्रा वाली थकान नहीं होती, ये ज्यादा गहरी होती है और बिना किसी वजह के। अनिल का अनुभव बिल्कुल यही था। और वो गले पर हाथ जैसा लगना या सांस फूलना, ये भी बहुत आम बताया गया है। नींद में छाती पर दबाव महसूस होना, जैसे दम घुट रहा हो, या ऐसा लगना कि कोई गला दबा रहा है, इसे पुराने जमाने में पिशाच का हमला मानते थे। अच्छा। आज का विज्ञान तो इसे स्लीप पैरालिसिस कहता है, उस पे हम आएंगे।
हाँ हाँ। लेकिन लोक कथाओं में ये पिशाच का सीधा हमला माना जाता था। और हाँ, स्रोतों में जानवरों के अजीब बर्ताव का भी जिक्र है। जैसे कहानी में गायों का था। बिल्कुल। कहा जाता है कि जानवर, खासकर कुत्ते और गाय, वो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका अचानक डर जाना, बिना वजह रोना या किसी एक तरफ देखकर भौंकना, इसे पिशाच की मौजूदगी का संकेत मानते थे। और भी कोई लक्षण है जिनका जिक्र मिलता है स्रोतों में? हाँ, कुछ और थोड़े सूक्ष्म संकेत भी बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी कमरे का या जगह का तापमान अचानक गिर जाना। ओहो। या एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होना, जबकि खिड़की दरवाजे सब बंद हों। एक खास किस्म की बदबू का आना, जिसे अक्सर सड़न जैसी या कोई भारी अजीब सी गंध बताया जाता है। कभी कभी एकदम गहरा सन्नाटा छा जाना, जहां आम आवाजें भी दबसी जाएं, या फिर बहुत धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देना। बाप रे। ये सारे अनुभव इंसान में डर और एक असहजता पैदा करते हैं, और पारंपरिक तौर पर इन्हें पिशाच की उपस्थिति से जोड़ा गया है। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये अनुभव व्यक्तिपरक हो सकते हैं, मतलब हर किसी को एक जैसे नहीं होते। अगर लोग इन सब लक्षणों और संकेतों पर यकीन करते हैं, तो जाहिर है फिर इनसे बचने या निपटने के तरीके भी सोचते होंगे। बिल्कुल। क्या हमारे स्रोत कुछ पारंपरिक उपायों के बारे में बताते हैं? हाँ बिल्कुल। जहां डर है वहां बचाव के तरीके भी खोजे ही जाते हैं। स्रोतों में कई पारंपरिक नुस्खों का जिक्र है। सबसे आम है घर में या जहां असर लग रहा हो वहां धूप जलाना, घी का दिया जलाना। हाँ, ये तो करते हैं लोग। माना जाता है कि इनकी जो सुगंध है और पवित्र अग्नि, वो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। फिर धार्मिक मंत्रों का जाप करना, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, या पवित्र किताबें पढ़ना, इन्हें भी एक सुरक्षा कवच जैसा माना जाता है। ये न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, बल्कि इंसान को मानसिक शांति और हिम्मत भी मिलती है इनसे। और क्या कुछ खास चीजें पास रखने की भी मान्यता है, जैसे वो फिल्मों कहानियों में दिखाते हैं, लहसुन वगैरह? हाँ, लोक कथाओं में ऐसी चीजों का भी जिक्र आता है। एक स्रोत बताता है कि लोहा, खासतौर पर घोड़े की नाल या लोहे की कील, उसको नकारात्मक शक्तियों को रोकने वाला मानते हैं। अच्छा, लोहा। हाँ, और लहसुन की जो तेज गंध है, उसे भी बुरी आत्माओं को दूर रखने वाला बताया गया है। ये मान्यता तो दुनिया में कई जगह मिलती है। सही बात है। तिल के बीज या सरसों के दानों का भी जिक्र है। मानते थे कि अगर इन्हें बिखेर दें तो पिशाच उन्हें गिनने में उलझ जाएगा और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, ये तो मजेदार है। हाँ, ये उपाय भले ही आज अंधविश्वास लगे, पर ये उस समय की समझ और जो चीजें उपलब्ध थीं उन पर आधारित थे। ये दिलचस्प है कि कैसे रोज की चीजों को भी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, एक और बात थी, वो सकारात्मक ऊर्जा वाला माहौल बनाना। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। स्रोतों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि पिशाच या जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो उदासी, निराशा, लड़ाई झगड़े वाले माहौल की तरफ ज्यादा खिंचती हैं। इसलिए घर में हंसी खुशी का माहौल रखना, अच्छा संगीत सुनना, साफ सफाई रखना और नियमित रूप से पूजा पाठ या ध्यान करना, ये सब उस जगह की ऊर्जा को सकारात्मक और मजबूत बनाते हैं। तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर भी काम करता होगा। बिल्कुल, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक उपाय भी है, जो डर और नकारात्मकता को कम करने में मदद करता है। ये तो हो गई पारंपरिक मान्यताएं और उपाय। लेकिन आज के जमाने में जब विज्ञान और साइकोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, इन अनुभवों को कैसे देखा जाता है? हमारे स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आज का विज्ञान और मनोविज्ञान उन कई लक्षणों की वजह बताते हैं जिन्हें पहले पिशाच से जोड़ा जाता था। जैसे हमने वो स्लीप पैरालिसिस की बात की थी। हाँ, नींद और जागने के बीच की वो हालत, जब दिमाग तो जाग गया है पर शरीर हिल नहीं पा रहा। उस वक्त छाती पर दबाव लगना, अजीब चीजें दिखना या आवाजें सुनाई देना, ये आम बात है। इसे लोग आसानी से कोई अलौकिक हमला समझ सकते हैं। अच्छा। स्रोत साफ करते हैं कि ये एक जानी पहचानी न्यूरोलॉजिकल घटना है, कोई भूत प्रेत नहीं। और वो जो बहुत ज्यादा थकान और ऊर्जा की कमी की बात थी अनिल वाली कहानी में, उसके पीछे भी कई मेडिकल कारण हो सकते हैं, जैसे एनीमिया यानी खून की कमी, थायराइड की समस्या, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, विटामिन की कमी, लो ब्लड प्रेशर, या यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां भी इंसान को बहुत थका हुआ और बिना ऊर्जा के महसूस करा सकती हैं। स्रोत यही सलाह देते हैं कि ऐसे लक्षण दिखें तो पहले डॉक्टर से मिले, बजाय अलौकिक कारण सोचने के। मतलब डर लगना, अजीब आवाजें सुनाई देना या कुछ दिखना, इनके भी मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। निश्चित रूप से
बहुत ज्यादा चिंता, जिसे एंजाइटी कहते हैं, या पैनिक अटैक, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी। हाँ, पीटीएसडी सुना है। मतलब किसी बड़े सदमे के बाद जो तनाव होता है, ये सब चीजें इंसान की सोच और उसकी इंद्रियों पर असर डाल सकती हैं। पीटीएसडी का जिक्र एक स्रोत में है भी। उसमें बताया है कि इसके कारण डरावने ख्याल आ सकते हैं या ऐसी चीजें महसूस हो सकती हैं जो असल में हैं ही नहीं। ओह, बहुत ज्यादा तनाव या नींद पूरी ना होना भी भ्रम पैदा कर सकता है। और कुछ मामलों में किसी नशीले पदार्थ का सेवन या किसी दवा का साइड इफेक्ट भी ऐसे अनुभवों की वजह बन सकता है। तो एक तरफ ये पारंपरिक मान्यताएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं। स्रोत इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाते हैं? क्या वो लोक कथाओं को बिल्कुल नकार देते हैं? नहीं, स्रोत ऐसा नहीं करते हैं। वो दोनों नजरिए सामने रखते हैं। वो मानते हैं कि लोक कथाएं और ये मान्यताएं हमारे समाज और संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। ये अक्सर उन चीजों को समझाने का एक तरीका थी जिन्हें उस जमाने का समाज समझ नहीं पाता था, जैसे अचानक मौत हो जाना, बीमारियां या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं। सही बात है। ये कहानियां समाज के गहरे डरों को दिखाती हैं, जैसे मौत का डर, अनजाने का डर या अपनी जीवन शक्ति खो देने का डर। विज्ञान वजह बताता है, लेकिन ये कहानियां सांस्कृतिक रूप से तो महत्वपूर्ण बनी ही रहती हैं। और स्रोतों में तांत्रिक या धार्मिक इलाजों का भी जिक्र है, पर साथ में एक चेतावनी भी है शायद। हाँ, ये जरूरी बात है। स्रोत पारंपरिक उपायों का जिक्र करते हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर देते हैं कि कई बार लोग अंधविश्वास में पड़कर धोखेबाजों या ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। ऐसे लोग डर का फायदा उठाकर पैसे लूटते हैं या कभी-कभी खतरनाक काम भी करवाते हैं। इसलिए स्रोत सलाह देते हैं कि किसी भी इलाज के लिए भरोसेमंद और सुरक्षित तरीके ही अपनाने चाहिए, और अगर शारीरिक या मानसिक लक्षण हैं तो सबसे अच्छा है कि मेडिकल पेशेवर से सलाह ली जाए। तो ये एक तरह से पारंपरिक ज्ञान और आज की समझ के बीच एक पुल बनाने जैसा है। लोक कथाओं को उनकी सांस्कृतिक जगह देना, लेकिन साथ ही तर्क और विज्ञान की बातों को भी समझना। बिल्कुल। तो हमने देखा कि पिशाच की जो ये अवधारणा है वो कितनी परतदार है। लोक कथाओं में ये एक ऊर्जा चूसने वाली आत्मा है जो अक्सर रात में सक्रिय होती है, जिसकी उत्पत्ति दुखद मौत, अधूरी इच्छाओं या बुरे कर्मों से जुड़ी मानी जाती है। इसके जो लक्षण बताए जाते हैं वो रात में बहुत ज्यादा थकान, नींद में परेशानी, अजीब अनुभव और जानवरों का डरना। पारंपरिक बचाव के तरीकों में धूप, दीप, मंत्र और लोहा या लहसुन जैसी चीजों का जिक्र है जी। वहीं आज का विज्ञान और मनोविज्ञान इनमें से कई अनुभवों को नींद की अवस्थाओं जैसे स्लीप पैरालिसिस या शारीरिक बीमारियों या फिर मानसिक तनाव जैसे एंजाइटी, पीटीएसडी से जोड़कर समझाते हैं। लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो अक्सर समाज के गहरे अवचेतन के डर और उन घटनाओं को समझने की कोशिश होती हैं जिनका तब कोई और जवाब नहीं था, भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। गहरा सवाल है। ये कहानियां क्यों आज भी हमारी सांस्कृतिक चेतना में इतनी जिंदा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और हमारे मन में एक सिरहंसी पैदा कर देती हैं? ये सवाल हमें इन स्रोतों से आगे अपनी खुद की समझ की गहराइयों में झांकने के लिए छोड़ जाता है।